लास्ट के 2 दिनों से देखें तो मार्केट के अंदर फिर से गिरावटें शुरू हो गई है, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले गिरावटें हो रही थी। आज की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस तरह के तमाम जगहों पे गिरावटें हो रही है। मतलब नेगेटिविटी में अभी तक जा चुका है, नेगेटिव हो चुका है इंडेक्स अभी तक आज के लिए, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी और वो समय के साथ आपको पता चल जाएगा कि भाई क्लोजिंग के टाइम तक के कैसा रहता है मार्केट। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई लास्ट के 2 दिन से जो गिरावट हो रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होगी जो आपके लिए ज़रूरी है जिसे समझना, क्योंकि 2 अप्रैल भी करीब आ रहा है तो उसके ऊपर भी बात होनी ज़रूरी है। जबकि पिछले वीडियो में मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन आज यहाँ पर यह बात करेंगे कि 2 अप्रैल को अगर वो टैरिफ लग जाता है तो भाई किस सेक्टर को, इंडिया के अंदर किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा धक्का लग सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स कुल मिलाकर वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम मुद्दे की बात करें और सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को समझने के लिए रीज़न, वजह तलाश कर रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर लास्ट के 2 दिन से गिरावटें क्यों हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको लेकर मैं पहले मतलब परसों की वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। क्या मैं बोला हुआ था वहाँ पर, मैं ये बोला हुआ था कि भाई ये मार्च का जो लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट कारोबारी वीक चल रहा है और मार्च का जो महीना माना जाता है ये क्लोजिंग का महीना माना जाता है हर सेक्टर, हर कंपनीज़ के लिए। बल्कि फिनेंशियल एरिया में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, बैंकिंग वगैरह को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब आप बराबर बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत देखने को मिलती है इस महीने के आखिरी टाइम में। और ये महीना ऐसा है जब फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, यानी 2025 फिनेंशियल ईयर 2025 ख़त्म हो रहा है और 1 अप्रैल के बाद हम फिनेंशियल ईयर 2026 में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग क्यों करते हैं उसके पीछे का रीज़न मैंने ये बताया हुआ था कि जिन्होंने बहुत ही लंबे समय से निवेश करके रखा हुआ है, जिनके प्रॉफिट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये बन चुके हैं, तो वो ये चाहते हैं कि भाई मैं अपना कुछ पैसा निकालूं। तो वो हर फिनेंशियल ईयर में, लॉन्ग टर्म के लिए हर फिनेंशियल ईयर में जो 1.25 लाख रुपये का जो एग्जेम्प्टेड होता है तो उसके अंदर में वो कुछ पैसे निकालते हैं। मतलब आपको पता है ना कि टैक्स आपको देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में कितना टैक्स देना पड़ता है? 12.5% टैक्स देना पड़ता है। जितना आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से 1 लाख रुपये एग्जेम्प्टेड रहेगा, 1,25,000 रुपये एग्जेम्प्टेड रहेगा। उसके बाद जो भी पैसे आप निकालेंगे उस पर टैक्स लगता है। तो 1,25,000 रुपया जो एग्जेम्प्टेड है उस पर टैक्स ही नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं फिनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले से बता कर रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए और इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात रही अगर दूसरा कोई रीज़न अगर आप तलाश कर रहे हैं मार्केट के अंदर की गिरावट क्यों हो रही है, तो मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मैं आपको ये कहूं कि भाई ये रीज़न है और वो रीज़न मैं आपके सामने बताऊं कि भाई इस रीज़न की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है। मुझे तो सबसे बड़ा रीज़न यही लगता है कि भाई मार्च का आखिरी वीक चल रहा है और यहाँ पर लोग फिनेंशियल ईयर जो ख़त्म हो रहे हैं 2025, इसमें लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बस सबसे बड़ा रीज़न यही है जिसे आपको समझना चाहिए। अब देखिए 2 अप्रैल की जो तारीख है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका असर हर इन्वेस्टर्स को पड़ने वाला है, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को पड़ने वाला है और पूरे इंडिया देश के ऊपर पड़ने वाला है। और वो क्या है, 2 अप्रैल को ट्रंप ये बोलकर रखा हुआ है कि भाई हम इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। अगर वो टैरिफ लग जाता है तो सोच लीजिए कि उसका असर पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर दिखेगा और जिसका भुगतान सारे इन्वेस्टर्स को करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सेक्टर में। लेकिन ठीक है, सारे सेक्टर्स वाले को कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, जो भी इन्वेस्टर्स है उसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर की बात करें कि बहुत ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा धक्का, बहुत बड़ा ठोकर किसको लगने वाला है, तो भाई आईटी सेक्टर में जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे निवेश करके रखा हुआ है उनको, मुझे लगता है, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता रहा हूँ, ये किसी न्यूज़ चैनल वालों ने नहीं चलाया या फिर ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से आपको ये सोच समझ कर और देख कर बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आईटी की जो ज़्यादातर सर्विसेज है वो यूरोप में, उसके बाद यूएस वगैरह में, इस तरह के देशों के अंदर सेल किए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आईटी के ऊपर पूरा
पूरा पूरा इम्पैक्ट अगर सेक्टर वाइज देखें तो पड़ने वाला है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आईटी की ज़्यादातर सर्विसेज वहीं पर सेल होती है, वहाँ से ही ज़्यादा रेवेन्यू आती है, और इसलिए करके अगर टैरिफ लगाता है तो उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब बात आती है कि अगर उस सेक्टर के स्टॉक में आपने निवेश करके रखा हुआ है तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, या फिर कोई ऐसा सेक्टरल म्यूचुअल फंड है जो आईटी के सेक्टर या उस थीम पर निवेश करने वाला फंड है, जो कि सेक्टरल फंड है, वहाँ पर आपने निवेश करके रखा हुआ है, तो भी ऐसी कंडीशन में भी आपको थोड़ा फर्क ज़्यादा दिखने वाला है। अब अगर ओवरऑल मार्केट की बात की जाए कि भाई आगे कैसा रह सकता है मार्केट, तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से मैं अभी फ़िलहाल मैं आपको ये कह सकूं कि भाई मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो गिरावटों का था और अभी भी गिरावटों का है। अगरचे बीच में एक हफ्ता बहुत ही क्लीन निकला है, वो अलग वाली बात है, लेकिन माहौल और सेंटीमेंट अभी भी गिरावटों का है। दूसरी बात जो है वो मार्च का जो महीना चल रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर सेक्टर के लिए और हर कंपनीज़ के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 अप्रैल की जो बात आ रही है, तो वहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो रहा है, देखने को मिला है कि भाई जिन देशों के ऊपर इसने कह दिया, यानी ट्रंप ने कह दिया कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे, बाद में इसका स्टेटमेंट आता है कि भाई नहीं लगाएंगे या कम कर दिए या ऐसा कुछ करके, तो ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट आ जाता है तो वो अलग वाली बात है। वरना अगर 2 अप्रैल को अगर टैरिफ लग जाता है तो उसका भी असर आपको पूरा पूरा स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ कि भाई बाजार की जो स्थिति रहने वाली है वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। एक बात याद रखें कि भाई जिन देशों के ऊपर यूएस अगर टैक्स लगाता है, ट्रंप अगर टैक्स लगाता है, तो बाद में उसके ऊपर भी टैक्स और टैरिफ जो भी लगना है वो लगेगा, समझ रहे हैं ना, कोई डाउट नहीं है। और इसका अंजाम उसको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, बाहर के एक बहुत बड़ा इंपोर्टर माना जाता है वो देश खुद, यूएस खुद एक बहुत बड़ा इंपोर्टर माना जाता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं बनती है, इसलिए उसको भी इन चीज़ों का उबाल भुगतना पड़ेगा, वो तो बातें तय हैं। और ये मैं शुरू में, बहुत शुरू में कहा था, जब टैरिफ की बात हो रही थी उसी टाइम पर मैंने कहा था, आज से 1.5-2 महीना पहले मैंने इस बात को बताया हुआ था कि अगर चाइना को लेकर मैंने बताया हुआ था कि अगर चाइना के ऊपर वो 100% टैरिफ लगाता है तो चाइना भी उसके ऊपर लगाएगा, क्योंकि चाइना भी उससे कमज़ोर और पीछे हटने वाला देश तो है नहीं। तो ये सारी बातें जो कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मान कर चलिए अगर 2 अप्रैल को अगर टैरिफ लागू हो जाता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई सबसे पहले तो आपको वेट करना चाहिए उस तारीख का, यानी 2 अप्रैल का वेट करिए, देखिए कि क्या रियल मानों में वो लगता भी नहीं, इम्प्लीमेंट होता भी है या नहीं होता है। अगर हो जाता है तो आप वहाँ पर जो स्टॉक्स होंगे आईटी सेक्टर के, फार्मा सेक्टर के, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप एवरेज आउट कर सकते हैं, यानी तो बिल्कुल आप उसे रिडीम कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप निकल सकते हैं। यही एक रास्ता है जिसे आप अपना सकते हैं। या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, या नहीं तो फिर अगर मानकर चलिए इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ठीक है, डेट आने के बाद वो कह दे कि भाई हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या टैरिफ कम कर देते हैं, मतलब सिचुएशन कुछ और हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब अगेन अगर बाजार की हालत सही होने की बात करें कि कब तक सही हो सकती है, तो देखिए ऐसा कुछ भी फिक्स तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ठीक है, मार्च का जो महीना है, इस महीने में, इस वीक में तो आप मान लीजिए कि भाई हालात उतने अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। 2 अप्रैल के बाद देखिए क्या होता है, वो ऐसा लगता है कि भाई मतलब थोड़ा बहुत अगर ठीक ठाक हो भी तो 2 अप्रैल के बाद हो सकता है। उससे पहले तो मुझे ऐसा कुछ रीज़न समझ में नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मैं आपको ये कहूँ कि भाई बाजार के हालात सही हो जाएंगे। 2 अप्रैल के बाद बाजार की हालतें सही होने के कुछ और भी रीज़न है, जैसे देखिए यूएस वगैरह में इन्फ्लेशन वगैरह का जो डेटा है वो रिलीज़ होने वाला है, और भी कई सारे डेटा हैं जो वहाँ रिलीज़ होने वाले हैं। तो उन डेटा की बुनियाद पर ये समझ में आएगा कि भाई क्या चल रहा है वहाँ, और वहाँ के हालात कैसे, वहाँ के सिचुएशन कैसे हैं। और उसके बाद इंडिया के अंदर भी FOMC वगैरह की जो मीटिंग होने वाली है, MPC वगैरह की जो मीटिंग होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी, तो वहाँ पर रेट कट को लेकर भी हो सकता है बात हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर रेट कट हो जाता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि भाई यूएस का डेटा कैसा आता है, प्लस हमारे इंडिया का डेटा कैसा रहता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल तो हम सिर्फ इन्हीं डेटा की बुनियाद पर देखते हैं कि भाई यूएस का जो डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन वगैरह को, सिर्फ पहला स्टेप तो वही है कि भाई वो चीज़ सही आ जाए, बाद में और भी डेटा के ऊपर हमारी नज़र
नज़र होगी या फिर हम उसको देखेंगे। कहते हैं ना कि फ़िलहाल इतना गर्म हो जाए वही बहुत बड़ी बात होगी, तो वही वाली बात है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको जाननी ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपका अपना पर्सनल जो भी फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।